और खबर कांकेर से, जहां नक्सलियों के हथियारों का वीडियो सुरक्षा बलों ने दिखाया। नक्सलियों से बरामद हथियार जो कि उनसे बरामद किए हैं सुरक्षा कर्मियों ने। एनकाउंटर में आपको बता दें कि कल 29 नक्सली मारे गए थे, जिनसे काफी ज्यादा संख्या में हथियार भी सुरक्षा बलों की टीम ने बरामद किए। नक्सलियों के पास से सुरक्षा बलों ने लूटे हुए हथियारों को बरामद किया है। कल एनकाउंटर हुआ था, काफी बड़ा ये एनकाउंटर था। इस एनकाउंटर में 29 नक्सलियों को मार गिराया गया था। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों से जो बरामद हथियार हैं उनको दिखाया था। काफी संख्या में हथियारों की बरामदगी हुई थी। अत्याधुनिक हथियार ये बताए जा रहे हैं। चुनावों से ऐन पहले ये मुठभेड़ और इतने नक्सलियों का मार गिराया जाना एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों की टीम के हाथ। पुलिस को एक खुफिया जानकारी सुरक्षा बलों को मिली थी, जिसके आधार पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया और मुठभेड़ पुलिस एनकाउंटर हुई पुलिस के बीच और सुरक्षा बलों के जवानों के बीच और नक्सलियों के बीच, जिसमें 29 नक्सली मार गिराए गए। इन नक्सलियों से बड़ी संख्या में हथियारों की बरामदगी भी हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, कांकेर में हुई मुठभेड़ में 29 नक्सलियों को सुरक्षा बलों की टीम ने मार गिराया था। एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों की टीम के हाथ लगी है। इनसे काफी संख्या में पुलिस ने, सुरक्षा बलों की टीम ने हथियारों की भी बरामदगी की है। आपको ये भी बता दें कि सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए जबरदस्त मुठभेड़ हुई थी। 29 नक्सलियों को मार गिराया गया था, जिसमें 25 लाख का इनामी नक्सली कमांडर शंकर राव भी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नीलेश त्रिपाठी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नीलेश, शुरू से ही इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं आप। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, बताया जा रहा है कि काफी संख्या में जो हथियारों की बरामदगी नक्सलियों के जो ठिकाने थे वहां से हुई है, उसको भी दिखाया गया और विस्तार से कि पुलिस ने और क्या क्या जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में से जुड़ी हुई दी। बिल्कुल, देखिए जो हथियार बरामद हुए हैं उन हथियारों के बारे में भी सोचना चाहिए कि AK-47 LMG और इस इंसास लेवल के हथियार हैं। और ये हथियार जो AK-47 है, ये जो टॉप नक्सल लीडर्स होते हैं उनके पास ही होता है। उसके बाद जो नीचे के कैडर होते हैं उनके पास LMG, फिर उन नीचे के कैडर जो होते हैं उनके पास इंसास होता है। तो यानी कि AK-47 अगर 5-7 बरामद किया गया है तो ये माना जा सकता है कि 5-7 तो कम से कम बड़े नक्सल लीडर मारे गए हैं। और इसके अलावा जो LMG है वो भी उनके जस्ट नीचे के कैडर के लोग हैं, यानी कि वो भी बड़े नक्सल लीडर ही हैं। तो इस पूरे ऑपरेशन में एक बड़ी सफलता पुलिस सुरक्षा बलों के हाथ लगी है। और सबसे बड़ी बात इसमें ये भी है, जो फोटो अब तक जारी किए गए हैं उसमें कई सारे माओवादी वर्दी पहने नजर आ रहे हैं। यानी कि जो एक आरोप लगता है पुलिस और सुरक्षा बलों के ऊपर कि वो माओवादी के नाम पर कई बार क्रॉस फायरिंग में ग्रामीण भी मार दिए जाते हैं या आम आदिवासी भी मार दिए जाते हैं, लेकिन जो अगर वर्दी में बरामद हुए हैं 100 तो ये कहा जा सकता है कि वो नक्सली ही थे। अब उनकी शिनाख्त होनी बस बची है। शिनाख्त की कार्रवाई चल रही है लगातार। पोस्टमार्टम के लिए एक अलग टीम लगी हुई है। कांकेर में जो नक्सलियों का जो 100 बरामद हुए हैं उसका पोस्टमार्टम कर रही है और साथ साथ शिनाख्त करने की भी कोशिश कर रही है कि कौन से नक्सली हैं, किस कैडर के हैं, किस एरिया में ज्यादा सक्रिय थे और यहाँ कब पहुंचे। सारे इंटेलिजेंस इनपुट पर काम चल रहा है। तो कुल मिलाकर ये है कि ये ऑपरेशन जो है वो भारत में नक्सलवाद के जब से शुरुआत हुई है और खासकर जब से हिंसात्मक हुआ है नक्सल आंदोलन, उसके बाद से सुरक्षा बलों को जो सबसे बड़ी कामयाबी के रूप में एक किसी घटना में अगर कोई नक्सली मारे गए और सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली है तो इतिहास में दर्ज होने वाली ये घटना है जिसका जिक्र किया जाएगा। कि और ये इससे पहले जो गढ़चिरौली में जरूर एक घटना हुई थी जिसमें 27-28 नक्सली मारे गए थे, लेकिन उसके बाद अभी तक की अगर संख्या, हालांकि दावा ये भी किया जा रहा है कि जो संख्या है वो और बढ़ेगी, 100 कुछ और मिल सकते हैं और इसके बाद संख्या बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक का सबसे बड़ी घटना है और ये बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को मिली है। जी बिल्कुल, तस्वीरें हम देख रहे हैं नीलेश, एक्सक्लूसिवली तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को NDTV पर। हथियारों की एक बड़ी खेप है जो बरामद हुई है नक्सलियों के ठिकानों से, जो कि दिखाई जा रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, जिसमें आपने बताया कि ऐसे ऐसे हथियार हैं जो लीडर्स के पास, जो गैंग के लीडर होते हैं उनके पास होते हैं। ऐसे में हम ये भी जानना चाहेंगे नीलेश, आप हमें ये भी बताएं कि कुछ जो नक्सली थे जिनके शव बरामद हुए हैं, जिनमें सुपर कमांडर भी थे, जिन पर लाखों का इनाम था, क्या पहचान हो पाई है और नक्सलियों की? हम तो स्पष्ट हो चुके हैं। पुलिस के हमारे जो सोर्सेज भी हैं और एक तरह से ऑफिशियल तौर पे भी उन्होंने पुष्टि कर दी है। और एक है शंकर राव जिसके ऊपर 25 लाख रुपए का इनाम था। दूसरी ललिता है, उनके ऊपर भी 25 लाख का इनाम था। दोनों DVC थे
इसके अलावा एक विनोद गावड़े का भी शव की शिनाख्त कर ली गई है। विनोद गावड़े भी एक बड़ा लीडर, सक्रिय लीडर था, इस पूरे उस एरिया में सक्रिय भी था। कांकेर और एमएमसी जो एक नया कॉरिडोर नक्सली तेजी से विस्तार कर रहे हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की सीमावर्ती इलाकों में, तो उस कॉरिडोर में विस्तार देने और वहां पर मजबूत करने, संगठन का मजबूत करने की जिम्मेदारी इन नेताओं पर, इन नक्सल लीडर्स पर थी, जिसको अभी मार गिराया गया है। इसके अलावा जो अन्य लीडर हैं और जो अन्य 100 बरामद किए गए हैं, उनकी शिनाख्त करने की कोशिश लगातार की जा रही है। उसमें कई लोगों की शिनाख्त हो चुकी है, लेकिन पुलिस अभी ऑफिशियली उनकी जानकारी नहीं जारी की है। कुछ देर में हो सकता है कि उनके नाम भी आ जाएं और उनका वो किस लेवल पे, किस कैडर पर थे संगठन में, इसकी भी जानकारी आ जाए। तो अभी थोड़ा सा इंतजार इसके लिए करना होगा कि और कितने लोग, लेकिन 3 नाम बिल्कुल स्पष्ट हैं, जिसमें शंकर राव है, जिसमें ललिता है और जिसमें विनोद गावड़े हैं। और तीनों ही नक्सल संगठन के लिए बड़ा नुकसान भी है, क्योंकि ये न सिर्फ लड़ाई लड़ने वाले, बल्कि इनके माइंड जो थिंक टैंक होता है नक्सलियों का, उसके लिए भी इन लोग काम करते थे। तो एक बड़ा नुकसान बिल्कुल है ये। नीलेश, आप अभी बता रहे थे कि कुछ और नक्सलियों के भी शव बरामद हो सकते हैं, ऐसी भी संभावना है। बिल्कुल, देखिए जब 2018 में गढ़चिरौली में इसी तरह का 360 जो वहाँ के महाराष्ट्र की फोर्स स्पेशल, उन्होंने जब ऑपरेशन किया था, तो शव जो है वो 3 दिन तक बरामद किए गए थे, क्योंकि आसपास जो है वो इंद्रावती नदी का किनारा है। और कई बार जब इस तरह के मुठभेड़ के बाद जो घायल नक्सली थे वो भागने में सफल हुए थे, लेकिन वो इतनी ज्यादा घायल हो गए थे कि वो सरवाइव नहीं कर पाए, और उनका शव फिर वो तैरते हुए कहीं मिला था नदी में कुछ दूर तक, जहाँ मुठभेड़ हुई थी उसके बाद। और बरामदगी जो है वो ऑपरेशन के 2-3 दिन तक होती रही। तो इस तरह की आशंका ये भी है कि इस घटना के बाद भी, क्योंकि इतना बड़ा ऑपरेशन था, तो स्वाभाविक सी बात है कि कई लोगों को गोलियां और लगी होंगी, जो उस समय ऑपरेशन के वक्त जिंदा जरूर बच गए होंगे और भागने की कोशिश की होंगे। तो हो सकता है उनको, और जो घायल हैं तो कहीं छुपे हैं, तो उनका अगर इलाज न मिल पाने के बाद अगर मौत हो जाती है, तो कुछ और संख्या बिल्कुल बढ़ने की उम्मीद है। जी, हमारे साथ रिटायर्ड एडीएसपी भी जुड़ गए हैं, रविंद्र उपाध्याय हैं इसी पर बातचीत करने के लिए। रविंद्र जी, एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों की टीम के हाथ लगी है, 29 नक्सलियों को मार गिराया है। हमारे सहयोगी लगातार हमें जानकारी पहुंचा रहे हैं, जो हथियारों की तस्वीरें तो हम दिखाई रहे हैं जो इनसे मिली हैं। कहा यह भी जा रहा है कि कुछ और नक्सलियों के भी शव बरामद हो सकते हैं आने वाले वक्त में। जी, निश्चित रूप से पहली बात तो मैं छत्तीसगढ़ पुलिस को बहुत बधाई देना चाहता हूँ, और वहाँ के जो स्थानीय जो अधिकारी कर्मचारी वहां पर मौके पे गए, जिन्हें एनकाउंटर किया, उनके साहस की भी मैं बहुत बुरी प्रशंसा करता हूं। दूसरी बात आपने जो बोली कि हाँ, और जो 29 बॉडी रिकवर्ड हुई हैं, तो ये बात बिल्कुल सही। अभी दूसरे जो बोल रहे थे, कुछ सज्जन बोल रहे थे, जी हमारे सहयोगी नीलेश जो ये खबर कवर कर रहे हैं नीलेश जी, हाँ, तो नीलेश जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि भाई अगर 29 आदमी यहाँ मारे गए, तो निश्चित रूप से ये यहाँ 50 से 60 या 70 या 80 लोग भी रहे होंगे वहां पर, या इससे ज्यादा लोग रहे होंगे। और इतना जब एनकाउंटर जंगल के अंदर होता है, तो गोलियां हिट होती, किसको कब कौन सी गोली हिट होती है और कब कौन इंजोर्ड होगा, ये कहा नहीं जा सकता। तो निश्चित रूप से ये जो 29 है, हो सकता है ये 35 भी हो सकते हैं, 36 भी हो सकते हैं, 38 भी हो सकते हैं। जी, ये बात बिल्कुल सही है कि हो सकता है इसमें हमको और भी ज्यादा रिकवरी इसमें प्राप्त हो। जी रविंद्र जी, अगर हम बीते कुछ महीनों की बात करें, तो अगर 4 महीनों के आसपास की हम बात करें, 80 से ज्यादा नक्सली हैं जिनको मार गिराया गया है सुरक्षा बलों की टीम की तरफ से, और ये एक बड़ी सफलता हाथ लगी है सुरक्षा बलों की टीम के। तो ऐसे में क्या माना जाए, नक्सलियों में भय का माहौल क्योंकि इसके बाद से होगा, क्योंकि चुनावों के वक्त में बहुत ज्यादा सक्रिय नक्सलियों के गुट हो जाते हैं। अब इसके बाद थोड़ा जी नहीं, ये बात बिल्कुल सही है कि वो डिमोलाइज तो होंगे, उनका संगठन डिमोलाइज होगा। दूसरी बात क्या है कि जैसे ये दक्षिण बस्तर में भी आज से कुछ दिन पहले, करीब 15-20 दिन पहले एक एनकाउंटर हुआ था, जिसमें 13-14 नक्सली मारे गए हैं दंतेवाड़ा बीजापुर के बीच में जी। और आज ये 29 मारे गए। इस तरह से 50 नक्सलियों के एक साथ अचानक हताहत हो जाना 1 महीने के अंदर। इसी तरह बालाघाट में भी मारे गए हैं, अभी इसके पहले कांकेर जिले में भी कोयलेबड़ा में भी मारे गए हैं जी। और 2-3 जगह ऐसी घटनाएं हुई जिसमें बहुत ज्यादा इनको क्षति पहुंची है। तो ये निश्चित रूप से इनका संगठन डिमोलाइज होगा और ये हतोत्साहित होंगे, ये बात सही है।
रविंद्र जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अगर हम बात करें जिस तरीके से इस पूरे मुठभेड़ को अंजाम दिया गया, जो ये इनकाउंटर हुआ है, बताया ये भी जा रहा है कि बहुत लंबे वक्त से पूरा खुफिया तंत्र के जरिए नजर रखी जा रही थी, नक्सलियों की मूवमेंट पर ड्रोन से भी नजर लगातार ट्रैक किया जा रहा था। ऐसे में इस तरीके के ऑपरेशंस को जब अंजाम दिया जाता है, कितनी तैयारी और किस तरीके की दिक्कतें पेश आती हैं? दिक्कतें तो ऐसा देखिए, स्थानीय भौगोलिक जो परिस्थितियां हैं वो हमेशा हम लोगों के लिए विकट समस्या बनी रहती है, क्योंकि टेरेन का नॉलेज बहुत ज्यादा फोर्सफुल नहीं होता जी। वो स्थानीय नक्सली अक्सर स्थानीय लोग होते हैं और स्थानीय लोगों के साथ अन्य लोग जुड़े रहते हैं, तो उनको जिस हिसाब से टेरेन का नॉलेज होता है, नदी नालों का नॉलेज होता है, जंगलों की छुपने की जगह मालूम होती, उतनी जानकारी फोर्स के पास नहीं रहती जी। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या रहती है फोर्स को कि हमको अटैक भी करना है और उनसे जो लोहा भी लेना है, तो ऐसी स्थिति में बहुत दिक्कतें पड़ती हैं। दूसरी बात है कि तैयारी जो होती है कि होता है, जंगल बहुत घना होता है, वर्तमान में अभी जरूर पतझड़ है तो ये बात अलग है, लेकिन जब घना जंगल होता है तो 1-to-1 फोर्स से कनेक्ट करना और कांटेक्ट रखना ये बहुत कठिन समस्या होती है, क्योंकि पहला जवान जंगल में किसी और कोने पे होता है और आखिरी जवान किसी और कोने पे होता है। तो यदि 200 जवान एक दूसरे से कांटेक्ट में नहीं रहेंगे तो कई बार हमारे जवान पिछड़ जाते हैं या मिसप्लेस हो जाते हैं, तो उनको कंट्रोल करना, उन पर नजर रखना और उनको एक साथ लेके चलना, ये लीडरशिप की एक बड़ी क्वालिटी होती है। और जो भी लीडर वहां रहे थे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि सभी को अपने कनेक्ट करके रखा और बहुत कम इंजरी हुई है, नहीं तो अक्सर क्या होता है कि पुलिस फोर्स को ज्यादा इंजरी होती है। पहली बार हुआ कि हम ओवर पावर रहे और ये अच्छी बात जी। शुक्रिया रविंद्र जी आपका हमसे बातचीत के लिए। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, पहली तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो आप देख रहे हैं एनडीटीवी पर, हथियारों का कि वो बड़ी खेप जो नक्सलियों के ठिकानों से सुरक्षा बलों की टीम ने बरामद की, जिसमें तमाम तरीके के हथियार हैं, देसी विदेशी और ऐसे ऐसे हथियार जो कि जैसा कि नीलेश अभी हमें जानकारी दे भी रहे थे, जो गैंग के लीडर के मुखिया के पास होते हैं, तमाम वो बड़े बड़े हथियार और नक्सलियों का एनकाउंटर। दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो घना जंगल जहां पर सुरक्षा बलों की टीम ने नक्सलियों को घेरा था जानकारी के बाद और मार गिराया था। बाद में सर्चिंग में अब तक 29 माओवादी की डेड बॉडी रिकवर की गई थी, उनमें से 15 महिला माओवादी कैडर्स का भी डेड बॉडी है और उनका शनाख्ती कार्रवाई की जा रही है। अभी 2 माओवादी कैडर्स का शनाख्ती एस्टेब्लिश हुआ, उसमें एक डीवीसी शंकर, दूसरा डीवीसी ललिता का भी पता चल रहा है। फिर भी ऑथेंटिक जो आइडेंटिफिकेशन जो प्रक्रिया जैसा पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हम शेयर करेगा। सर यूनिट कोई स्पेसिफिक यूनिट नक्सल की कोई नॉर्थ बस्तर डिवीजन के माओवादी कैडर को होने का पूरा संभावना है, जैसे ये दोनों डीवीसी भी नॉर्थ बस्तर डिवीजन के ही है और जैसा शिनाख्ती जो पंचनामा और बाकी जो स्पॉटर्स है आइडेंटिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, हम और डिटेल्स हम जानकारी शेयर कर पाएगा। सर वेपन के हिसाब से देख के क्या लगता है किस टाइप के कैडर रहेंगे? क्योंकि कल जैसे मुठभेड़ के पश्चात AK-47 SLR इंसास 303 कार्बाइन 9mm पिस्टल इस प्रकार के जो ग्रेडेड वेपन्स रिकवर हुआ थे, आमतौर पर ये सब जो सीनियर माओवादी कैडर्स या PLJ फॉर्मेशंस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाले वेपन्स है। शायद ये पुराना किसी न किसी घटना में सुरक्षा बल से भी लूटा हुआ हथियार लग रहा है, उसका आइडेंटिफिकेशन, वेपन्स का भी आइडेंटिफिकेशन एक आध दिन में हो जाएगा और जैसा जिस तरीके से जो सामग्री मिला, आर्म्स एम्युनिशन मिला और उनकी जो अन्य जो मॉइस्ट हाइडोर से जो सामान बरामद हुआ, इन सबसे प्रतीत हो रहा काफी बड़ी संख्या में सीनियर माओवादी कैडर का भी है। जैसा 2 DVC का तो एस्टेब्लिश हो गई और अन्य जो माओवादी कैडर का भी शनाख्ती जल्दी एस्टेब्लिश होने का हमको संपूर्ण एक जानकारी मिल सकता है। सर इलेक्शन आसपास है और इस कितने हेवी मात्रा में वेपन और एम्युनिशन का मिलना लगभग 4 घंटे चलते रहा रुक रुक कर और सुरक्षा बल द्वारा बेहतरीन घेराबंदी के माध्यम से जो माओवादियों का जहां जहां पर उनकी जो ठिकाना है और जहां जहां पर उनकी एस्केप रूट है उन सबको जो कॉर्डन करके और अच्छी कोऑर्डिनेशन के साथ DRG के अलग अलग टीम्स थे, साथ में BSF का टीम थे, आपस में बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए जो माओवादियों का खिलाफ प्रभावी रूप से कार्रवाई की गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप कुल 29 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर की गए थे। उनमें से 15 महिला माओवादी है और 14 पुरुष माओवादी का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे और साथ साथ घटनास्थल से AK-47 एक इंसास राइफल, 2 SLR, दोबारा मैं हथियार के बारे में जो रिपीट करना चाहूंगा डिटेल्स, एक AK-47, एक SLR, 2 इंसास, एक कार्बाइन, 303 वेपन 3 और काफी बड़ी संख्या में 315 और 312 और बर्मार वेपन, साथ साथ जो 9mm पिस्टल है जो वेपन का सर्विस वेपन है वो भी 2 वेपन रिकवर किए गए थे। इन सब वेपनों का जो शिनाख्ती है
कौन कौन सी घटनाक्रम में सुरक्षा बल से माओवादी द्वारा लूटा गया या छत्तीसगढ़ के अंदर या बाहर कहाँ कौन कौन सी घटनाक्रम में जो ये वेपन्स माओवादी द्वारा लूटा गया, तो उसका भी डिटेल हम निकलवा रहे हैं। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ डीके एसरे हैं, पूर्व आईपीएस हैं। डीके जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरीके से लगातार देखिए हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों की टीम के हाथ लगी है, 29 नक्सलियों को मार गिराया गया है। जिस तरीके के हथियार हैं और जितनी बड़ी खेप बरामद हुई है, यानी कि पूरी तरीके से वो भी तैयार थे, ऐसे में सुरक्षा बलों की टीम की कितनी बड़ी तैयारी और कितने लंबे वक्त से इस ऑपरेशन को अंजाम देने में जुटे रहे होंगे, आपके एक्सपीरियंस से हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, मैं छत्तीसगढ़ के एक भूतपूर्व वरिष्ठ IAS अफसर रहा और अपर मुख्य सचिव गृह विभाग देखा जी, और मेरा काम था नक्सली बर्बरता, नक्सली आक्रमण के खिलाफ मोबिलाइज करना। मेरा जो अनुभव रहा है, मैं 3-4 साल रहा होम डिपार्टमेंट में, टॉप अफसर रहा IAS का, तो मेरा जो अनुभव रहा है, नक्सलवाद को जवाब देने के लिए अभी कोई शांति वार्ता की कोई जरूरत नहीं है जी, क्योंकि वो बहुत मौका आ चुका है। आंध्र में भी उन्होंने इस प्रकार किया था और शांति वार्ता के बीच में उन्होंने हिंसा चालू कर दिया। तो नक्सलवाद एक प्रकार का एक भयानक विचारधारा है और विचारधारा से कोई समाज को मुक्ति दिलाने, बस शोषित लोगों को न्याय दिलाने के से कोई मतलब नहीं है। ये एक लूट खसोट की विचारधारा बन चुका, लूटना और खसोट का धमकी देना और हत्या करना, ये मेरा अनुभव रहा है। इसीलिए वर्तमान जो अभी हाल में घटना हुई है, मैं धन्यवाद देता हूँ, कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा जो हमारे पुलिस बल को, जो सुरक्षा बल को, जिन्होंने जिस साहस के साथ, शक्ति के साथ 29 नक्सलियों को मार गिराया। तो ये मुठभेड़ यदि होगा, यदि हम सशक्त बनेंगे तो नक्सलवाद को उखाड़ फेंकेंगे। उनके गढ़ में घुस करके मारेंगे तो वो फिर अपने आप पराजित हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो जिस तरीके से आप बता रहे हैं बीके एसरे जी कि आपने बहुत लंबे वक्त तक उस क्षेत्र में काम किया है जो जहां पर नक्सलियों की जो सबसे ज्यादा मूवमेंट देखी जाती है, और आप ये भी बता रहे हैं कि शांति वार्ता का कोई ऑप्शन नहीं रहता है, लेकिन जिस तरीके से वक्त वक्त पर जो नक्सलियों की तरफ से कहा जाता रहा है और छत्तीसगढ़ सरकार बार बार ये प्रस्ताव भी रखती है कि बातचीत के लिए सरकार तैयार है, और नक्सलियों की तरफ से कहा जाता है कि कहती भर है सरकार, लेकिन बातचीत के लिए, शांति वार्ता के लिए कोई आगे नहीं आता है। लेकिन आप कह रहे हैं कि बातचीत का कोई औचित्य ही नहीं है, इस तरीके की विचारधारा ही नहीं रखते हैं ये लोग। मेरी जो राय है जी, देखिए, शांति का दरवाजा तो हमेशा खुला है जी जी, परंतु शांति के प्रति एक ईमानदारी होना चाहिए। ये शांति वार्ता आंध्र में भी एक बार हुआ था जी, तो क्या हुआ, शांति वार्ता के दौरान नक्सलियों ने हमला करना चालू किया, लोगों को हत्या करना चालू कर दिया, आतंक फैलाना चालू कर दिया, तो विफल हो गया। उसके बाद आंध्र में ग्रे हाउंड बना। ग्रे हाउंड बहुत शक्तिशाली है जी, जब से ग्रे हाउंड टीट फॉर टैट, मतलब खून के बदले खून का नीति जो अपनाया, आप देखिए आंध्र में अभी नक्सलवाद एक प्रकार के खत्म हो चुका है। अभी जो जहाँ से शुरुआत हुई वहाँ नक्सलवाद प्राय तो नहीं है, ये छत्तीसगढ़ को आज आ गया, कुछ हद तक उड़ीसा में भी है जी। तो मेरा कहना है नक्सलवाद का फिलोसफी क्या है, उनका फिलोसफी बावजूद उनका विचारधारा होता है कि सत्ता बंदूक से नली से आता है, सत्ता हासिल करने में बंदूक चाहिए, ये विचारधारा को उन्होंने त्यागा नहीं, अभी तक त्याग नहीं किया है। तो शांति वार्ता को आड़ में ये लोग अपने आप को मजबूत कराएंगे, फिर लूट खसोट आतंक फैलाएंगे। मेरा तो देखा छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का जो छवि है, ये आतंक का एक पर्याय है, इसीलिए शक्ति के साथ उनके खिलाफ पेश हो जाना चाहिए, जो अभी हुआ है ये आगे भी जारी रहना चाहिए। जी बीके जी, जिस तरीके से चुनावों से एन पहले 29 हम देश से नक्सलवाद को उखाड़ फेंकेंगे। तो अमित शाह भी ये कहते हुए कि नक्सलवाद को उखाड़ फेंका जाएगा, नक्सलवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और उसी दिशा में लगातार सुरक्षा बलों की टीम लगी भी हुई है। बीके जी, जिस तरीके से हम दिखा रहे हैं तस्वीरें और बता भी रहे हैं, और आपने बताया कि किस तरीके से मूवमेंट को ये जारी रखते हैं, ऐसे में सवाल ये
कि ये अब तक की कहा यह जा रहा है कि 29 नक्सलियों को मार गिराया जाना अब तक की सबसे बड़ी जो सफलता इसको माना जाएगा सुरक्षा कर्मियों की तरफ से। आगे अब क्या इसी तरीके से ये जो टीम लगी हुई है सुरक्षा कर्मियों की नक्सलवाद पर काबू पाने के लिए आगे बढ़ती रहेगी, तो क्या माना जा सकता है कि आने वाले वक्त में इसको बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है? निश्चित रूप से, क्योंकि नक्सलवादी जो है वो हिंसा में विश्वास करते हैं। तो जो हिंसा में विश्वास करते हैं उनके खिलाफ हिंसा प्रयोग करके उनको ऊपर काबू पाना चाहिए जी। देखिए, उत्तर है टीट फॉर टैट, अंग्रेजी में कहते हैं। ये लोग आतंक फैलाते हैं और आतंकवादियों को सफाई करना तो हमारा मूल लक्ष्य है। और धीरे धीरे नक्सलवाद धीरे धीरे डाउन, धीरे धीरे पतन भी हो रहा है। आप देखिए, एक जमाने में ये लोग काफी आतंकवादी होते थे, काफी खूंखार होते थे। आज का नक्सलवाद कहाँ है? उनका विचारधारा को, मैं जो खुद मेरा अनुभव है, नक्सलवाद विचारधारा एक भ्रमित विचारधारा है। ये शोषण के खिलाफ विचारधारा नहीं है, भले कागज में लिखा गया, लेकिन सही हकीकत में विचारधारा आतंक फैला करके दहशत फैलाना विचारधारा है। और ये विचारधारा को हम कतई स्वीकार कर नहीं सकते। लेकिन लोकल, अगर हम ग्रामीणों की बात करें, उन इलाकों की जहां पर सबसे ज्यादा नक्सली सक्रिय रहते हैं और गांव वालों को बहला फुसलाकर शामिल किया जाता है, तो ऐसे में वो क्यों इतनी जल्दी भ्रमित हो जाते हैं, ये भी आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, मैं नक्सलवाद क्षेत्र में, मैं जो मेरी जेड कैटेगरी सिक्योरिटी में था, कई बार मैंने उस क्षेत्र को बस्तर दंतेवाड़ा एरिया में गया हूँ, कुछ ग्रामीण से बातचीत की। एक्चुअली हकीकत यही है, वो नक्सलाइट उस एरिया में पहुंच गए जब हमारा पुलिस नहीं पहुंचा है जी। और उनका इंटेलिजेंस नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है। उन्होंने डरा करके, धमका करके, आतंक फैला करके लोगों को अपने पास, क्योंकि यदि नक्सलवाद के खिलाफ आवाज उठाता है, ये तो ग्रामीणों को हत्या की, अब तक तो कम से कम 200-300 ग्रामीणों को हत्या किया जा चुका है। वो हत्या करके सड़क में फेंक देते हैं जहाँ पुलिस भी नहीं पहुंच सकता। तो आतंक के साए में गांव के लोग जी रहे हैं। हम यदि डेवलपमेंट करेंगे, हम यदि सुविधा देंगे, मूलभूत सुविधा देंगे, वो एरिया में विकास को गंगा बहाएंगे, उनके बीज जीतने की कोशिश करेंगे, अपने आप नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। नक्सलवाद अभी अपने आखिरी सांस गिन रहा है, ये याद रखिएगा, आगे नहीं बढ़ सकता है। जहाँ थे वही है और धीरे धीरे घट रहा है। मेरे टाइम में ऐसा हुआ था। उन इलाकों में उन लोगों को मिलेंगी तो काफी हद तक कंट्रोल इस पर भी होगा। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि डरा धमकाकर शामिल कर लिया जाता है अपने गुट में गांव वालों को। ऐसे में ये भी देखा जाता है बीकेश जी कि अगर मान लीजिए कोई हिम्मत दिखाकर, कोई गांव वाला हिम्मत दिखाकर सुरक्षा बलों को, ये जो वहां पर तमाम जांच टीमें होती हैं, जो खुफिया तंत्र होता है, जानकारी इकट्ठा करता है, हासिल करता है, पहली बात तो मुंह नहीं खोलता है। अगर मुंह खोलता है थोड़ी बहुत जानकारी देता है, क्योंकि उनको बखूबी सारी मूवमेंट्स पता होता है कि कहां पर इनकी मूवमेंट, जंगल के किस एरिया में, नदी के कौन से तट पर इनकी जो मूवमेंट है वो ज्यादा होती है। तो पहली बात तो वो मुंह नहीं खोलता, मुंह खोलता है तो उसके पूरे के पूरे परिवार को खत्म कर दिया जाता है। सही है। तो मेरी जो राय है जी, उस क्षेत्र में यदि हमारा सुरक्षा बल का लोग उपस्थिति को मजबूत रूप से दर्ज किया जाए, मजबूत रूप से। अभी तक अबूजवाड़ नहीं गए थे, अभी अबूजवाड़ में हमारा सुरक्षा बल ने कैंप लगा लिया है। तब से नक्सली लोग दहशत में हैं, क्योंकि उनके ऊपर आफत आ गया, वो डरे हुए हैं। तो डर करके भाग रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं। तो मेरी राय में नक्सलवाद जो कहते हैं ग्रामीण स्थानीय लोगों का समर्थन, ऐसा नहीं है। ये लोग क्या करते हैं, लोगों को प्रलोभित करते हैं। देखो, तुम्हारे जमीन का प्रॉब्लम है, हम रातों रात साफ कर देंगे, मारपीट करके। पानी नहीं, हम पानी। लेकिन ये प्रलोभन देकर के, दबाव देकर के कुछ हद तक उनको कोशिश में लाते हैं, उनको कब्जे में लाने की कोशिश। बट वो एक स्थायी व्यवस्था है, वो धीरे धीरे नक्सलवाद खत्म हो रहा है। मैं आपको सही बताता हूँ, नक्सलवाद का जंग हुआ था नक्सलबारी में। आज कहाँ हुआ नक्सलबारी को? है नक्सलवाद है क्या? कहाँ? कहीं भी नहीं, आंध्र में भी नहीं है। केवल बस्तर के एरिया में ये लोग इसलिए आगे, वो एरिया में हमारा विकास का जो काम उस एरिया में अंदरून इलाके में ज्यादा नहीं हो पाया, और अच्छे लोगों के पदस्थापन में पहले नहीं हुआ था। यदि उनका दिल जीतेंगे, डेवलपमेंट कराएंगे, सिंचाई सुविधा देंगे, सड़क बनाएंगे, उद्योग बनाएंगे, तो ये लोग तो अपने आप आएंगे बिल्कुल। ये डरा धमका करके
जो जो डरा धमका करके जो ये लोग अत्याचार, ये दमन कार्य नीति अपनाए नक्सलवाद। जी, तो बहकाया जो जाता है कि आपको बहकाया अगर ये जाता- नहीं मिल रहा है तो ये हम देंगे, बहकाकर जिस तरीके से उनको अपने बस में किया जाता है। शुक्रिया आप BKS रे जी, आपने जो तमाम जानकारी हमारे साथ साझा की, बातचीत की, उसके लिए आपका शुक्रिया।